हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो तो वो क्या था कि किस तरह ने बाबर ने हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन उन समक्ष चुनौतियों का सामना करते हुए जो है एक दूसरे देश में जिससे कि भारत से बिल्कुल अननोन था, और यहाँ पर इसने क्या किया, अपनी शासन सत्ता यानी कि अपना साम्राज्य को यहाँ पर क्या किया, इसने सुदृढ़ किया। ठीक है, तो कल हमने आपसे चर्चा किया हुआ था कि कौन कौन सी बाबर के समक्ष कठिनाइयाँ आई हुई थी और उसके समक्ष जो जो कठिनाइयाँ आई थी उनका किस तरह से सामना करके जो है भारत पर मुगल वंश की नींव डालता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि बाबर के समय जो है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ओके, तो भारत की अगर हम राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सभी जो भारत में हिंदू शासक थे उन लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे राज्यों को स्थापित कर रखा था, और यानी कि कहने का मतलब है कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली कहावत इस समय सिद्ध हो रही थी। ओके, किस तरह से सिद्ध हो रही थी उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में तो इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, आप सभी समझ रहे होंगे कि विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है। दो शब्द हमारे समक्ष आते हैं, एक आता है केंद्रीकृत और दूसरा आता है क्या, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि कोई उस समय जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया उस समय कोई भी ऐसी पावरफुल शक्ति नहीं थी, कोई भी ऐसा पावरफुल शासक नहीं था जो कि अन्य छोटे छोटे राज्य, भारत में छोटे छोटे राज्य हिंदू शासक थे, वो अलग अलग मतभेद जो है अपने अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। तो ऐसी कोई पावरफुल शक्ति नहीं थी कि इन समस्त शासकों को एकीकृत कर सके और इस बाबर के खिलाफ यानी कि विदेशी शक्तियां जो भारत पर अटैक कर रही थी उनका सफलतापूर्वक संगठन करके उनका मुकाबला कर सके। ओके, तो यही मतलब क्या होता है केंद्रीकृत। यहीं पर विकेंद्रीकृत का अगर मतलब हुआ तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केंद्रीकृत यानी कि कोई ऐसी सेंटर पर कोई शक्ति नहीं थी कि इन समस्त शासकों को एकत्रित कर, एकजुट कर जो है अपने हिसाब से शासन को का संचालन कर सके। ओके, तो कहने का मतलब है कि जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति विकेंद्रीकृत हुआ करती थी। फिर इसके बाद में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है, बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है, तो वो बाबर नामा के नाम से जानी जाती है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब बाबर ने भारत पर अटैक किया उस समय भारत पर 7 महान शक्तियां जो थी रूल कर रही थी, और उन 7 महान शक्तियों में 2 हिंदू राजा थे और बाकी 5 राजा थे वो मुस्लिम थे। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है, कभी आपसे पूछ लेगा कि 4 मुस्लिम राजाओं के नाम दे दिए और एक हिंदू राजा के नाम दे दिए, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाबर ने की आत्मकथा में किस हिंदू राजा को सम्मिलित किया गया है या किस हिंदू राजा को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये चीज आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है कि 7 राजा थे, 7 महान शक्तियां थी बाबर के आक्रमण के समय। उन 7 महान राजाओं में 2 हिंदू राजा थे। तो 2 हिंदू राजा वो कौन थे, एक था विजयनगर का कृष्णदेव राय जो कि उसके समकालीन शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करता था। कौन, विजयनगर का सम्राट, विजयनगर का शासक कौन था, कृष्णदेव राय था, जो भारत पर जब आक्रमण किया तो ये बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत पावरफुल शासक हुआ करता था। इसके बाद में दूसरे शासक की अगर हम बात करें तो दूसरा शासक कौन आता है, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। कौन आता है, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। ये 2 कौन थे, ये हिंदू राजा थे।
इसने जो है 2 हिंदू राजाओं को अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जो है सम्मिलित किया है। ओके, अब इसके बाद में जो 5 मुसलमान शासक थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर 5 मुसलमान शासकों की अगर हम बात करें तो जो 5 मुसलमान शासक हुआ करते थे वो थे, एक दिल्ली या आगरा का इब्राहिम लोदी। दिल्ली से लेकर के आगरा तक इस इब्राहिम लोदी का पूरा जो है साम्राज्य फैला हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और यहीं से यहाँ पर क्या होता है, इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, और यहीं से जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। क्लियर हो गया। तो पहला शासक कौन था मुस्लिम शासकों में से? पहला था दिल्ली या आगरा का इब्राहिम लोदी, दूसरा था बंगाल का नुसरत शाह। ठीक है, बंगाल का मुस्लिम शासक था वो कौन था? वो नुसरत शाह था। इसके बाद में तीसरा शासक था मालवा का महमूद लोदी द्वितीय। कहाँ का? मालवा का महमूद लोदी द्वितीय। और चौथा शासक था गुजरात का मुजफ्फर शाह, और 5वां था बहमनी शासक कलीमुल्ला। ठीक है, तो ये 5 शासक कौन कौन से हैं? पहला था आगरा का इब्राहिम लोदी, दूसरा था कौन? बंगाल का नुसरत शाह, तीसरा था मालवा का महमूद लोदी द्वितीय, चौथा था गुजरात का मुजफ्फर शाह, और 5वां कौन था? 5वां बहमनी शासक कलीमुल्ला। तो ये 5 शासक यानी 2 हिंदू शासक और 5 मुस्लिम शासक थे, जिनका वर्णन कहाँ पर बाबर ने किया है? तो बाबरनामा में इन 7 शासकों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आपके लिए ये सारी चीजें जानना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद में बाबर का भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? बाबर का भारत पर आक्रमण। अब अगर हम बाबर के भारत पर आक्रमण की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की नींव डाली। तो आप लोग क्या इस बारे में जानते हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो ये भारत में बाबर का पहला अभियान था, ये इसके पहले भी इसने अभियान किए थे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हम बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पूर्व भी भारत पर बाबर ने 4 अभियान कर चुका था। ठीक है, बाबर कितने अभियान कर चुका था भारत में? तो भारत में जो है बाबर ने 4 अभियान किया था, और पानीपत का जो युद्ध हुआ ये कौन सा अभियान था बाबर का? ये 5वां अभियान था। ओके, तो आइए हम एक एक अभियानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अगर बात करते हैं प्रथम अभियान की बाबर की, तो प्रथम अभियान की अगर हम बात करें तो बाबर का भारत पर प्रथम अभियान कब होता है? तो 1519 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1519 ईस्वी में होता है। और जब 1519 ईस्वी में बाबर भारत में पहला अभियान करता है तो पहला अभियान इसका कहाँ पर होता है? बाजौर के यूसुफ जाइयों पर। ठीक है, क्या कहाँ पर करता है? बाजौर के यूसुफ जाइयों पर करता है। बाजौर में एक दुर्ग होता है जिस पर बाबर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। तो बाबर पहली बार इसका आक्रमण कहाँ होता है? बाजौर में होता है। इसी बाजौर को ही बाबर के लिए भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसने पहली बार यहाँ पर एंट्री की, अटैक किया, और बाजौर के दुर्ग पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस तरह से बाबर की भारत में एंट्री हो चुकी थी सफलतापूर्वक, क्योंकि ये दुर्ग पर अधिकार कर चुका था। तो इस तरह से भारत का प्रवेश द्वार अगर पूछता है कि बाबर के लिए भारत का प्रवेश द्वार कौन सा जो है प्रांत साबित हुआ था, तो वो कौन था? बाजौर था। ओके, बाजौर जो है बाबर के लिए भारत पर प्रवेश द्वार साबित हुआ था। ओके, इसके बाद में इसने बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर एक प्रांत था क्या नाम है? झेलम नदी के किनारे भेरा राज्य था।
भेरा पर भी इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यहाँ तक इसने किया। इसके बाद में ये जो है इसी उसमें यानी कि प्रथम अभियान में बाबर ने प्रथम अभियान में सबसे पहले जो है क्या किया था, तोपों का और गोला बारूद का प्रयोग किया था। कब? जब भारत में बाबर ने पहला अभियान किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एशिया की बात करें कि संपूर्ण एशिया में सबसे पहले किस शासक ने जो है तोपों और गोला बारूद का प्रयोग किया था सफलतापूर्वक, तो वो कौन होगा? ये होगा बाबर। ठीक है, इसी ने अपने पहले अभियान में, यानी कि जब इसका पहला अभियान हुआ है बाबर का, तो इसके पहले अभियान में इसने सबसे पहले यानी एशिया का ये पहला शासक था जिसने तोप व बंदूकों का सबसे पहले सफलतापूर्वक क्या किया था? प्रयोग किया था। ओके, तो ये था क्या? बाबर का प्रथम अभियान। बाबर का प्रथम अभियान कब होता है? हमने क्या जाना? बाबर का प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में होता है। कहाँ अटैक करता है? बाजौर में अटैक करता है। बाजौर का दुर्ग होता है, उस पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में झेलम नदी के किनारे कौन सा जो है प्रांत होता है? भेरा नामक स्थान पर अधिकार करता है। और बाबर का पहला अभियान ही ऐसा अभियान है जहां पर एशिया के किसी भी शासक ने जो है यानी अगर एशिया के शासकों से तुलना की जाए तो ये पहला शासक था जिसने इस अभियान पर जो है गोला बारूद और तोपों का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, तो ये था बाबर का प्रथम अभियान। अब हम चलते हैं दूसरे अभियान पर। तो दूसरा अभियान कब करता है? ये भी 1519 ईस्वी में करता है। सिर्फ महीने का डिफरेंस होता है। ये कब करता है? सितंबर में करता है। तो बाबर का अगर हम दूसरे अभियान की बात करें तो बाबर का दूसरा अभियान कब होता है? सितंबर 1519 में। और ये कहाँ पर करता है अटैक? ये पेशावर में करता है। ठीक है, कहाँ तक पहुँच जाता है? दूसरा अभियान करते करते ये जो है कहाँ पहुँच जाता है? पेशावर तक पहुँच जाता है। और ये विजित करते हुए समस्त प्रांतों को चला आता है। किंतु दुर्भाग्यवश इसकी जो राजधानी थी काबुल, तो इस काबुल में इसका यहाँ पर जो है विद्रोह हो गया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस वजह से इसको पेशावर से ही उल्टे पैर भागना पड़ा। ओके, क्लियर हुआ ना? पहला अभियान बाजौर पर और दूसरा अभियान कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है पेशावर में। विद्रोह हो जाने की वजह से इसको वापस जाना पड़ता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं तीसरा अभियान। अगर तीसरे अभियान की बात करें तो तीसरा अभियान कब होता है? 1520 ईस्वी में होता है। ओके, अगर 1520 ईस्वी की बात करें, तीसरे अभियान की बात करें, तो भाई जब वहाँ विद्रोह हो गया, इसको भागना पड़ा, लौट कर यानी उल्टी पैर भागना पड़ा। तो वहाँ का जो राजा था उसने फिर अपनी राजधानी पर जो है कब्जा कर लिया। तो तीसरा जब बाबर ने अभियान किया है तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ बाजौर तथा भेरा को पुनः जीतना। क्या था उद्देश्य इसका? बाजौर एवं भेरा को पुनः जीतना। ये इसके तीसरे अभियान का उद्देश्य था। ओके, तीसरा अभियान कब करता है? तीसरा अभियान करता है 1520 ईस्वी में। पहला अभियान 1519 ईस्वी, दूसरा अभियान सितंबर 1519 ईस्वी, तीसरा अभियान 1520 ईस्वी में। कहाँ पर करता है? बाजौर एवं भेरा पर। इसका उद्देश्य क्या होता है? बाजौर एवं भेरा को जीतना। ओके, अब हम चौथे अभियान की बात करते हैं। तो इसका चौथा अभियान क्या होता है? तो चौथा अभियान कब होता है? तो 1524 ईस्वी में होता है। अब 1524 ईस्वी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ रुक करता है? तो ये भारत की ओर रुक करता है। ये तो सारे पाकिस्तान के एरियाज हो जाते हैं सारे, लेकिन भारत की ओर रुक करता है। तो इसमें जो यहाँ पर क्या करता है? लाहौर और दीपालपुर को इस समय जीता। कब? अपने चौथे अभियान में। कहाँ पर जीता? क्या जीता? लाहौर व दीपालपुर को जीता। इसके बाद में इसी समय पंजाब का शासक जब ये चौथा अभियान करता है, समस्त प्रांतों को बाबर जीतता चला आ रहा था। इसी समय जब इसने लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया तो पंजाब का एक शासक था। वो कौन था? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी का क्या रोल होता है? पंजाब का शासक दौलत खां लोधी होता है। और मेवाड़ के शासक होते हैं कौन? राणा सांगा।
इन दोनों लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया। किसके लिए? ये इसलिए आमंत्रित किया कि आप भारत पर अटैक करिए। ठीक है, क्या किया, किस लिए इसने आमंत्रित किया? इन दोनों ने पंजाब का शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने आमंत्रित किया बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए कि भारत पर आप आक्रमण करिए और इसके बाद में यहाँ की शासन सत्ता को संभालिए। ठीक है, अब दौलत खां की तरफ से जो है निमंत्रण पत्र लेकर के कौन गया था भारत पर अटैक करने के लिए? तो दौलत खां की तरफ से निमंत्रण लेकर के उसका पुत्र गया था दिलावर खां। कौन गया था? उसका पुत्र दिलावर खां गया था। अब इसके बाद इसके दो पुत्र थे दौलत खां के, एक था गाजी खां और दूसरा कौन था? दिलावर खां था। तो ये दोनों पुत्र कालांतर में बाबर से मिल जाते हैं। बाबर कूटनीति के माध्यम से इन दोनों को अपने खेमे में मिला लेता है। ओके, फिर इसके बाद में इस तरह से इसका चौथा अभियान होता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर के किस अभियान में जो है बाबर को भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, तो वो कौन होगा? वो चौथा अभियान होगा। कब होगा? 1524 ईस्वी में होगा। ओके, तो एक बार फिर से हमारे साथ रिवाइज करिए। पहला अभियान कब होता है? 1519 ईस्वी में बाजौर में होता है। दूसरा अभियान कब करता है? 1519 ईस्वी सितंबर में, और कहाँ पर करता है? पेशावर में। तीसरा अभियान कहाँ पर होता है? बाजौर एवं भेरा पर जो है अभियान करता है। चौथा अभियान क्या करता है? लाहौर एवं दीपालपुर को जो है ये जीतता है। और इसी में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर के आती? भारतीय राजा इसको आमंत्रित करते हैं भारत पर अटैक करने के लिए। ओके, तो ये थे इसके चारों आक्रमण। और पांचवा अभियान कब होता है? 1526 ईस्वी में होता है, जिसमें कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए, यानी भारत के लिए। यहीं से शासन सत्ता स्थानांतरित हो जाती है किसको? मुगलों को। तो जो बाबर का पांचवा अभियान था, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, उसको हम आप लोगों से कल डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमने यानी कि इसके चारों अभियानों के बारे में वर्णन किया आपसे। कल मैं आपके समक्ष पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध आपके समक्ष लेकर के आऊंगी। ओके, तो तब तक आप सब हमारे साथ बने रहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके। ओके, और एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि हमने प्राचीन काल से लेकर के समस्त जितने भी चैप्टर्स इतिहास के हैं, प्राचीन इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, उन सब का हमने एक एक चीज़ यानी एक एक टॉपिक पर हमने डिस्कस किया हुआ है। सब की जो है प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जो कि आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप सर्च करेंगे नॉलेज मंत्रा बाय आरती मैम, आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।